Students, today we will read about the next characteristics of the Constitution, that is fundamental rights and duties. So for all around development of the citizen, fundamental rights are essential. So there is provision for fundamental rights for the citizens, and in case they are violated, a citizen has right to approach to High Court or Supreme Court. In previous point we had read up that the Supreme Court is the protector of Constitution. So during the period of emergency, these fundamental rights can be suspended. So we had read about the fundamental rights. So 6 fundamental rights are given by the Constitution to every citizen of India. And these fundamental rights are given to the citizen for or around development of the citizen. तो इस चीज़ से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर सिटीज़न की हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो उनको कुछ राइट्स देने होंगे. तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और इनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है. और जो ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, जब इमरजेंसी लगती है उस समय ये कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड किए जा सकते हैं. तो जहाँ पे राइट्स होते हैं वहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ भी डेवलप होती हैं. तो थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in 1976, so the provision of fundamental duties of citizen was added in the Constitution by an amendment. So there are 11 fundamental duties have been specified in the Constitution. You can see in your book there are 11 fundamental duties. So the first is to abide by Constitution and respect its ideal, institution, national flag and national anthem. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोला गया है कि हमारे आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इनका हमें रिस्पेक्ट करना है. चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विथ इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो जिन लोगों ने हमारे लिए फ्रीडम मूवमेंट में वर्क किया है, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया हुआ है, उन आइडियाज़ को हमें हमेशा उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. To defend the country and render national service when called upon to do so. तो हमें अपने कंट्री को हमेशा सर्व करना चाहिए, उसको डिफेंड करना चाहिए. To promote harmony and spirit of common brotherhood amongst the all people of India, rescinding religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of a woman. तो ये रिलीजियस, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज रिलेटेड, रीजनल, स्टेट रीजन वाइज या सेक्शनल डाइवर्सिटीज से हमें दूर रहना है और हमेशा जो विमेंस की डिग्निटी का हमें ध्यान रखना है, हमें उनके लिए अच्छा व्यवहार करना है. नेक्स्ट, टू वैल्यू and preserve the rich heritage of our composite culture. We have to value and preserve our heritage. To protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. तो हमारे environment को भी हमें protect भी करना है और इम्प्रूव भी करना है. तो एनवायरनमेंट में
फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें, सभी लिविंग क्रिएचर्स यहाँ आते हैं. नेक्स्ट ड्यूटी इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. तो हमें हमेशा साइंटिफिक वे में काम करना है. ह्यूमनिज्म की बात कही गई है, साथ ही साथ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. कहीं पे कुछ अगर गलत हो रहा है, उस चीज़ की इंक्वायरी और उसमें क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, ऐसा टेम्परामेंट हमारा होना चाहिए. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हमारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इनको हमें सेव करना है और इनके साथ किसी भी तरह का वायलेंस हमें नहीं करना है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. तो हम जिस भी फील्ड में हैं उसमें हमें एक्सीलेंस को स्ट्राइव करने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही साथ अपने देश को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहिए. 11th point, very important point, who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be varied between the age of 6 and 14. तो ये जो 10-11 ड्यूटी है इसको बाद में इंक्लूड किया गया था और इसमें बोला गया था कि जो भी पेरेंट्स या गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना इनकी ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है. ये ड्यूटी बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये जो 11 पॉइंट्स हैं, ये 11 पॉइंट्स किस बारे में है? अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़. और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड कब की गई थी? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट. तो फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड दीज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. नॉर्मली हम लोग समझे जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट को किसी भी काम को करने के लिए दी जाती है उनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सो दीज प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, लर्न democracy. Although these principles cannot be directed by any court to be did, but they are fundamental in the good governance of the country. Though these have been principle, an attempt has been made to set up a welfare state in India. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइंस हैं. Guidelines for good government, how government will work. Next point, universal adult franchise. So our constitution has given right to vote its citizen. By adult is franchise means that every adult citizen has right to vote on attainment of a definite age. In the Constitution, this right is given to all citizens who had attained 18 years, irrespective of their religion, race, caste, sex or place of birth. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या दिया हुआ है? जो 18 ईयर्स और मोर जो भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, दे हैव राइट टू वोट irrespective of their race, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इंडियन सिटीज़न है अगर वो, तो वो
18 ईयर्स का अगर हो गया है तो उन्हें राइट टू वोट की परमिशन दी गई है और इसी को ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, that is he or she is a citizen of India irrespective of his or her place of residence in the country. Thus person living in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or are not citizen of that state but the of India. The citizen of India can seek employment anywhere in the country and enjoy same rights anywhere within the Indian territory. So students, these are the features of Indian Constitution, and the framers of Constitution were aware of the fact that the life of the people of country is closely associated with the culture and rich heritage of the country. The identity of a country is not on the basis of the political organization or beliefs, but on the basis of the culture, traditions, beliefs and feelings of the nationality. So some pictures are also in our constitution. So these pictures are of the bull seal of Mohenjo-daro period, Lord Ram returning with Sita in the Pushpak Viman after victory of Sri Lanka. Then preaching of Gita by Sri Krishna to Arjun, Lord Buddha, Mahavir Swami, Akbar, and in the background Mughal architecture, Shivaji, Guru Gobind Singh, Tipu Sultan, the historical Dandi March of Mahatma Gandhi and the Himalayas, the Indian Ocean, etc. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रिच कल्चर एंड हेरिटेज, हमारे नेशनल वैल्यूज़, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, फीलिंग्स ऑफ नेशनैलिटी, इन सभी को इंक्लूड करती है. सो आवर constitution is the best constitution in the world, we can say that.